हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम रैपिड स्केचेस के बारे में। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा रैपिड स्केचेस के बारे में, जो कि चीज़ें आसान लगें और हमारी स्टडी में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आए। इस तरीके से मैंने जो पहले स्केचेस किए हैं वो हल्की सी लाइन वर्क में है। जैसे हम आउटलाइन के ऊपर फोकस करते हैं हल्का सा, और बीच की जो शेडिंग्स हैं उनके ऊपर हमने ज़्यादा वर्क नहीं किया था। आज हम वीडियो में थोड़ा सा शेडिंग की तरफ भी जाएंगे और मैं आपको कुछ लेवल के बारे में बताऊंगा, जो धीरे धीरे हम अपनी इम्प्रूवमेंट को सेट करते हैं। और नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये ग्लास मार्कर पेंसिल है, जो कि रेड, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक इस तरीके की कुछ शेडिंग पेंसिल्स आती हैं, तो इनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं शेडिंग कर रहा हूँ हल्की सी, इसमें हम वैल्यू के बारे में नहीं, मैं हल्का सा आपको शेडिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, एक तो लाइन वर्क होता है, जैसे हमने पहले स्केचेस किए हैं उनको शेडिंग से हल्का सा अलग रखा गया है, क्योंकि जब हम शेडिंग करते हैं तो आपकी जो रियल लाइनिंग है, जहाँ पे आपको असल में पता चलता है कि कहाँ पे हमारी ड्राइंग आ रही है, तो उस चीज़ को आप मर्ज कर रहे हैं, राइट। आपकी जो गलतियां हैं कुछ छुप रही हैं, या आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप स्केच को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने वो नहीं करना। आपने सिंपल, जैसे मैं जेस्चर बनाता हूँ, जैसे फेस है, इस चीज़ की स्टडी करनी है पहले। जैसे हमने लूमीज मेथड या फिर किसी भी मेथड से आपने ये फेस बनाना है। अभी यहाँ पे कैप ली गई है, आपको समझना है कि ये हेड यहाँ तक आता है, ऐसे लाइनिंग लेनी है। फिर उसके बाद आपको पता है कि कैप बनाई है, कुछ और चीज़ यहाँ पे पगड़ी या फिर कुछ भी होगा, तो आपको नीचे का जो स्केलेटन है, जो आपकी रियल स्टडी है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सीधा स्केच उठाओ और सीधा बनाने की कोशिश करो, ऐसा नहीं होता। आपको स्केचिंग में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना होता है। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है, अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि फीचर्स हैं उसके, ठीक है, हल्के से मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ। हम शेडिंग को हल्का सा फॉलो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में बेटर पता चले, क्योंकि पहले लाइनिंग आती है, उसके बाद हम शेड करते हैं। तो शेडिंग की मैंने टेक्निक ये यूज़ की है कि हम एक ही शेड में सारी चीज़ों को करेंगे। यहाँ पे अक्सर डार्क लाइट वो चीज़ नहीं दिखा रहे हैं, हम एक सिंपल स्केच को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो सिंपल विज़न है, जो आपका साइड पोज़ है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, मैन हो सकता है, वुमेन हो सकती है, या बाकी कुछ भी बच्चे हो सकते हैं। उनका आपको साइड विज़न होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितनी लंबाई में आएगा फेस, कितना चौड़ा आ रहा है, उसके ऊपर कैप कहाँ पे स्टेबल करती है, राइट। जैसे अभी यहाँ पे बाजू है, ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती, लेकिन जो मैंने पहले आपको टॉर्सो की स्टडी कराई है, उसको भी माइंड में रखना है अपने, कि आपका टॉर्सो किस साइड जा रहा है, कैसे मूव कर रहा है, और वहाँ पे बेल्ट एरिया कहाँ पे आएगा, और बाकी की चीज़ें किस तरीके से हैंडल होती है। ये माइंड में आपके स्टडी चलनी चाहिए, तब आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, ज़्यादा पता चलेगा। अभी सिंपल सा स्केच है, हम इसको फिनिश करते हैं। जैसे यहाँ पे बेस लाइन आ गई, यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन में भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पहले किसी चीज़ का जेस्चर नहीं बनाया। वो एक सिंपल चीज़ है, जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में होते हैं तो आपको एक जेस्चर पॉइंट लेना होता है, जो आपको दर्शाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है, हमारे फीचर्स कहाँ पे आ रहे हैं, लेग्स कहाँ पे बन रही है, हैंड्स कितने मोटाई पे आ रहे हैं, चौड़ाई आ रहे हैं। मतलब ये चीज़ें सारी क्लियर होती हैं हमारे जेस्चर पॉइंट में। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ तीनों चीज़ों को, मैं ड्राइंग भी साथ-साथ कर रहा हूँ, शेडिंग भी कर रहा हूँ, और उसका कोई जेस्चर भी नहीं लिया मैंने। तो डायरेक्टली आपको हल्की-सी नॉलेज आनी चाहिए। जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपको पिछली स्टडी जो आपने टॉर्सो की होगी, हैंड्स की स्टडी की होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। ताकि आप अपने आप की इम्प्रूवमेंट चेक कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से हैंडल करना आ रहा है। अगर आप फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं, फ्री हैंड कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो आप इन चीज़ों के ऊपर फॉलो करेंगे ज़्यादा। स्टार्टिंग में आपकी हैबिट होती है, जैसे आपने ग्रिड मेकिंग कर लिया या फिर ट्रेस कर लिया। आप चीज़ों को बनाते नहीं हैं, आप चीज़ों को छाप रहे हैं। छापने में और बनाने में थोड़ा फ़र्क होता है। अगर आप ट्रेस करके किसी चीज़ को बस शेड कर रहे हैं, तो आप शेडिंग को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप ड्राइंग नहीं सीख रहे हैं। आप फ्री हैंड काम करने की कोशिश करेंगे तब, जब आपके पास कोई ग्रिड मेकिंग नहीं होगी, और कई बार तो आपके पास रेफ़रेंस भी ऐसी नहीं होती जो आपको चाहिए होती है। तो आपकी वहाँ पे इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी जो स्टडी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं जो ऐड होती रहती हैं हमारे आर्ट वर्क में। अभी जैसे रैपिड स्केच पहले वाले देखेंगे तो वहाँ पे शेडिंग आपको नहीं दिखेगी। कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, यहाँ पे हमारी कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है, हल्की-हल्की उसमें इम्प्रूवमेंट है।
थोड़ी-सी लाइनिंग में हम स्ट्रेट को छोड़ के थोड़ी-सी कर्व देते हैं हर एक लाइन में, ठीक है? तो इस तरीके से फ़ॉलो करना है चीज़ों को। मैं आपको डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में बताऊँगा, लेकिन इससे पहले ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए बेटर हैं कि जितना भी आप फ्रीडम से काम करेंगे, जितनी भी आपके अंदर फ्रीडम आएगी, स्केच में फ्रीडम दिखेगी, उतनी ही आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा मिलेगी। यानी कि चीज़ों को धीरे-धीरे बेटर करना है। तो इस तरीके से डन किया है। एक और रेफ़रेंस मैंने ली है, जैसे ये मुझे पेंटिंग काफ़ी टाइम से बड़ी फ़ेवरेट पेंटिंग रही है मेरी, और यहाँ पे जो एक फ़िगर है, वो थोड़ी-सी एक्शन में है, थोड़ा-सा अलग करैक्टर है। इसको मैं अलग तरीके से बना के दिखाता हूँ। जैसे आप शेडिंग की बात करते हैं, तो आप कई बार आप ड्राइंग भी सही तरीके से नहीं करते, लेकिन फ़ॉलो करते हैं, हल्की-सी शेडिंग को साथ लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम शेडिंग पहले करते हैं, लेकिन उसमें से ड्राइंग करते हैं। ये आपकी ऑब्ज़र्वेशन है, मैं यही चीज़ें आपको करके दिखाऊँगा इसमें। क्योंकि बहुत तरीके की स्केचिंग की जाती है। आपको लगता है कि सबसे पहले बेसिक ज़रूरी है, फिर बाद में आप शेडिंग करते हैं, फिर उसके बाद डिटेलिंग करते हैं, ये भी एक प्रोसेस है। लेकिन जब इन चीज़ों के ऊपर आप चले जाते हैं, आप इन चीज़ों की स्टडी कर लेते हैं, फिर आपके माइंड में ड्राइंग भी रहती है, लेकिन आप शेडिंग को पहले फ़ॉलो करते हैं। जैसे ये चीज़ है, मैंने फेस की ड्राइंग नहीं की, लेकिन एक शेडिंग को फ़ॉलो करते हुए बना रहा हूँ, ठीक है? यानी कि वहाँ पे जो हल्की-सी वैल्यू है उसकी, उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे ड्राइंग नहीं पता कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ आ रही है। ये चीज़ें फर्स्टली मेरे विज़न में है, मैं जो देख रहा हूँ, मेरे देखने का जो नज़रिया है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, कि चीज़ें आपके नज़र में रहनी चाहिए। जितनी आपने स्टडी की है, वो सारी आपके माइंड में होती है जब भी आप कोई स्केच बनाते हैं। आप कोई चीज़ बोलते नहीं हैं, आपको पता है कि ये वाला पॉइंट जो आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे टॉर्सो है, उसका टॉर्सो कितना बड़ा है, कितना नैरो है नीचे से, कितना ऊपर से ब्रॉड है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में फिक्स है। जो चीज़ें वहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, आप उनको भी फ़ॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग हल्का-सा मैं शेड कर रहा हूँ। वैल्यू मतलब काफ़ी डार्क है, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा ड्राइंग के बारे में और शेडिंग में बारे में फ़र्क बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हैंड आएगा। अभी मुझे प्रॉपर उसकी ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इम्प्रेशन भी दे सकता हूँ उसकी, शेडिंग करके हल्का-सा उसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ। जैसे अगर मैं हल्की-सी ड्राइंग की बात करूँ, तो ये वाली एजेस यहाँ पे अटैच करती हैं, ठीक है? यहाँ पे ये पॉइंट बनता है, जो शोल्डर का है, ठीक है? यहाँ पे टॉर्सो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि जैसे उसकी जैकेट दिख रही है, वैसे ही हम टॉर्सो की बाजू बनाते हैं। जैसे मैंने बॉक्स मेकिंग में आपको बताया था कि पहले बॉक्स कैसे बनाया जाता है, फिर टॉर्सो में बाजू कैसे ऐड की जाती है, फिर लोअर पार्ट कैसे ऐड होते हैं। अभी अगर हम ये फिगर को देख रहे हैं, तो इसके पहले जो पार्ट्स हमने किए हैं बॉडी के, वो पार्ट सारे यहाँ पे कंबाइन होते हैं, एक कंपोजिशन की तरह काम करते हैं, राइट? तो ये ऊपर की पहनी हुई चीज़ें हैं जो इसको अच्छे तरीके से हम ड्रॉ कर पाते हैं। जैसे टॉर्सो के यहाँ पे बेल्ट वाला एरिया आ गया, और इसके कुछ फोल्ड्स हैं, वो भी हम हल्के से दिखाएँगे। ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अब जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था, जैसे शेडिंग है, तो शेडिंग इस तरीके से हल्की-सी दिखा सकते हैं आप, जहाँ पे आपको अट्रैक्टिव लगे आपका स्केच। और एक चीज़ मैं आपको ये भी कहूँगा कि जब आप कोई स्केच बना रहे हैं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार रिपीट की है ये चीज़ें। पहले आपका स्केच जो प्रॉपर है, वो अगर आपको ड्राइंग नहीं आ रही है, तो प्रॉपर उसको ड्राइंग में शिफ्ट करें पहले। उसके बाद उसके प्रोपोर्शंस सारे सेट करें, जैसे हम जेस्चर पॉइंट में लेते हैं। उसके बाद आप शेडिंग की तरफ आते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा एडवांस लेवल बता रहा हूँ कि जब भी आप स्केच बना रहे हैं, तो कुछ इस तरीके की स्केचिंग कर सकते हैं। अगर स्केच की खूबसूरती पे बात करें, तो मेरा अभी तक भी फोकस आउट है। फोकस आउट मीनिंग आप पूरे स्केच को देख रहे हैं। जब आप किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किसी एक पॉइंट पे जाके अटक जाते हैं, जो आपको लगे कि इसके बटन दिखाने हैं, इसके फ़ोल्ड बहुत अच्छे से दिखाने हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चले गए हैं। जब आप काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में चले जाते हैं, तो स्केच हार्ड भी बन सकता है, स्केच के प्रोपोर्शंस भी बिगड़ सकते हैं, कुछ डिटेलिंग गलत हो सकती है, या फिर जब आप पूरा स्केच देखेंगे, तो आपको लगेगा कि पूरे स्केच पे इतनी ज़्यादा डिटेल है नहीं, जितनी हमने एक पॉइंट पे ज़्यादा कर दी है। अगर यहाँ पे शूज़ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर दूँगा, तो स्केच मेरा आउट लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि इसके फेस पे, बाकी की चीज़ों पे मैंने कम काम किया है। तो ऐसे आपका ब्लर फ़ोकस होना चाहिए। आपको अहमियत उसी चीज़ पे देनी है जिस चीज़ की आप स्टडी कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एक स्केच को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसी तरीके से उसको निभाते चलें। आपके पूरे स्केच में उतना ही वर्क होना चाहिए जितना आपके स्केच में है, ठीक है? आपको किसी एक पॉइंट पे जाके अपनी फ़ोकस को नहीं रखना है कि आपको डिटेलिंग नहीं करनी है वहाँ पे।
अगर आप एक फिगर स्केच कर रहे हैं तो फिगर स्केच में आप चीज़ों को प्रोपोर्शन वाइज देखते हैं। और आपके स्केच में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप जब भी उस पे कोई भी वर्क कर रहे हैं तो मतलब आपको स्टेबल लगे, कोई गिरता हुआ स्केच ना लगे, जो मैं प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ। आप अगर आपको प्रोपोर्शन समझ नहीं आ रहा है, मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर आपका स्केच स्टेबल नहीं है, अगर आपको गिरता हुआ दिख रहा है या फिर ये बैलेंस नहीं कर रहा है, तो वो आपके प्रोपोर्शंस गलत हैं, उसके बैलेंस गलत है। इन चीज़ों को आप समझिए थोड़ा। आप स्टडी कर सकते हैं किसी भी बुक से कि प्रोपोर्शन किस तरीके से सेट होते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस इसके ऊपर बनाई भी हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे ये वाला हैंड है, अभी मुझे पता है कि ये वाला हैंड किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, इसकी मूवमेंट जो है शोल्डर से लेके किस तरीके से यहाँ तक आ रही है। आपको इन चीज़ों को समझना है, इनके एंगल समझने हैं। जब तक आपको एंगल समझ आते हैं तब आपको इन चीज़ों के बारे में भी नॉलेज आ जाएगी कि किस तरीके से इस स्केच को कंप्लीट करके निभाना है। अभी आप देख रहे हैं सिमिलरिटी, जो आप वहाँ पे रेफरेंस में देख रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इसकी कॉमन रख दी हैं हमने स्केच में। तो ये एक रफ स्केच है, ये मैंने रेफरेंस ली है, इसको मैं अलग तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे आप पहले देख रहे थे, हल्की सी मैंने ड्राइंग की थी, थोड़ी सी शेडिंग की थी, उसके बाद हमने ज़्यादा शेडिंग को अहमियत दी है। अभी हम थोड़ा सा इसमें शेडिंग को एक फ्रीडम तरीके से करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे हल्का सा आपने ड्राइंग सेट कर ली, उसके बाद आप ड्राइंग को देखें। जैसे मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे वाइट नहीं है, बिल्कुल डार्क है। अगर आप वाइट स्पेस देखते हैं, मैं आपको शेडिंग के बारे में 2-3 चीज़ें बताऊँगा। जैसे अगर आप वाइट स्पेस देखते हैं तो आप हाईलाइट छोड़ सकते हैं वहाँ पे। जैसे वैसे तो उसकी वैल्यू काफ़ी डार्क है, हम हल्का सा उसको 2 पॉइंट में डिवाइड कर लेते हैं। इससे आपको बैकग्राउंड में कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि शेडिंग आपको बैकग्राउंड में करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्केच में शेड करना है। आपको 2 चीज़ें, जैसे हल्का सा मैं वाइट छोड़ रहा हूँ, वो हाइलाइट भी हो सकती है, और हल्का सा मैं शेड कर रहा हूँ, वो मेरी सेकंड टोन है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क कहीं पे भी नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप शेडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो फ्रीडम स्केच में क्या होती है, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। आपने रैपिड स्केचेस जो भी किए होंगे, तो वो अलग टेक्निक होगी। यहाँ पे मैं स्केचिंग को थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ कर रहा हूँ, जो कि आपकी फ्रीडम दिखाती है। आपके स्केच में जितनी लाइनिंग होगी, जो भी शेडिंग होगी, वो किस तरीके से मैनेज होती है। यहाँ पे इस चीज़ को देखो आप, हर एक फ़ोल्ड को आप कैप्चर नहीं करना। आपको सिर्फ़ ये देखना है कि यहाँ पे फ़ोल्ड्स आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से मूवमेंट वो लेंगे, ठीक है? जैसे ये बाजू होगी, अब ये पर्दा पीछे उसका उड़ता हुआ दिखाया उन्होंने, तो मैं हल्का सा शेड से ही इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है? हर एक चीज़ को वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको हैंडल करना है हल्का सा, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है, अगर हम एक स्टेप पीछे लेके जाते हैं, अगर कोई घोड़सवार जा रहा है, तो आप किन चीज़ों को कैप्चर करेंगे? आप उसके उड़ते हुए पर्दे को, जो पीछे लगे हुए हैं उसके, वो उड़ता हुआ जा रहा है, तो वो आप कैप्चर नहीं कर सकते। आप उसकी लेयर्स दिखा सकते हैं कि उड़ रहा है वो। मूवमेंट जो होती है वो हमें स्टेबल नहीं सिखाती कि आप स्टेबल किसी चीज़ को बनाएं, वही आपको 15 मिनट 10 मिनट दिखता रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई फ्लैग है, लहरा रहा है, तो आप उसकी ड्राइंग बना रहे हैं, तो आप उसके एक्सप्रेशन जो हैं, उसके इम्प्रेशन जो है उसका, वो कैप्चर करेंगे कि वो कैसे लहर रहा है। आधा उस पर शेड भी आ रहा है, कभी उस पर लाइट भी आ रही है, तो ये चीज़ें कॉमन हो रही हैं। आपको कैप्चर क्या करना है कि एक फ्लैग है, वो लहरता हुआ अपनी हवा में इम्प्रेशन दे रहा है, उस इम्प्रेशन को आपने कैप्चर करना है। तो यहाँ पे अगर घोड़सवार है, अगर कोई जा रहा है यहाँ पे, यहाँ तो हमारे पास फ़ोटो है, लेकिन अगर वो जा रहा है, उस चीज़ को हम कैप्चर कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से उसको कैप्चर करेंगे? आपको बहुत सारी चीज़ें इम्प्रेशनिस्ट दिखानी होगी। जैसे किसी चीज़ को डिटेलफुल नहीं, आपको इम्प्रेशन दिखाना होगा, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे पैरों की बात कर रहा हूँ, तो ये भी मूवमेंट में रहेंगे, क्योंकि पैर उसके स्टेबल नहीं रहेंगे। उसका हैंड है, हो सकता है वैसे ही उसने पकड़ा हो, लेके जा रहा हो घोड़े को, लेकिन फिर भी उसमें मूवमेंट, कभी उसका हैंड ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या फिर किसी साइड जाएगा। तो ये चीज़ें कॉमन हो रही हैं, आपको उन चीज़ों को भी समझना होगा। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर एडवांस की बता रहा हूँ चीज़ें, तो आपको एडवांस लेवल के बारे में सोचना भी होगा। आपको ऐसे ही एडवांस की स्केचिंग नहीं आ सकती। आपको चीज़ों के पीछे स्टोरी भी जाननी होगी कि क्या इसके पीछे स्टोरी है। हम किस तरीके से कैप्चर कर रहे हैं किसी चीज़ को। अगर मैं यहाँ पे फेस बना रहा हूँ घोड़े का, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसी को ही कैप्चर करना है, ऐसे ही फेस होगा, उसके फेस में भी मूवमेंट होगी।
फेस पे जितने भी एक्सप्रेशंस वो दे रहा है, जैसे पकड़ेंगे, लगाम को खींचेंगे, छोड़ेंगे या दौड़ेगा, तो उनके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। तो वैसे ही जब भी आप स्टडी करो किसी भी चीज़ की, तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपने गौर करनी है कि हम किस चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं, किस मूवमेंट को कर रहे हैं। जैसे इम्प्रेशनिस्ट हम बोलते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी अलग हो जाती हैं। किसी भी पेंटिंग में अगर हम इम्प्रेशनिस्ट काम करते हैं, एक्सप्रेशन किसी के बनाते हैं, तो वो उसके माहौल के अकॉर्डिंग बनते हैं, राइट? अगर हम किसी लाइट की बात करते हैं, अगर हम कलरफुल पेंटिंग कर रहे हैं, तो सुबह के कलर्स, दोपहर के कलर्स, शाम के कलर्स चेंज होते हैं और किसी एक सरफेस पे ही पड़ रहे हैं, तब भी आप उन चीज़ों को अलग-अलग टाइप से बनाएँगे। यानी कि आपकी जो कलर स्कीम है, कलर पैलेट है, वो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर आप डे लाइट में काम कर रहे हैं, अगर आप अपने स्टूडियो में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे इम्प्रेशनिस्ट काम करना, इम्प्रेशंस देना, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा आप समझिएगा कि हम किस तरीके से दे पाएँगे। जबकि लाइटिंग सेम है, कलर स्कीम सेम आ रही है, वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक स्टूडियो में सेम लाइट है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को कैप्चर करना मुश्किल रहता है। ये चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कोई वर्क कर रहे हैं, उसके पीछे स्टोरी होनी चाहिए। उसके पीछे का जो माहौल है वो होना चाहिए। जैसे हम किसी पेंटिंग में किसी का करैक्टर दिखा रहे हैं, बैकग्राउंड में उनकी चीज़ें दिखा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड मतलब उनसे कनेक्टेड चीज़ें दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ें उसकी स्टोरी बता रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे वर्क में भी ये चीज़ होती है कि अगर आप स्केच बना रहे हैं तो उसके पीछे का स्टोरी, आप क्या माइंड लेके जा रहे हैं, आप किस माइंड से कोई स्केच बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, ये थॉट्स आपके माइंड में भी होंगे, होने भी चाहिए और ये क्लियर होने चाहिए। और सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको व्हाय, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए है क्योंकि अब मैं रैपिड स्केच कर रहा हूँ, मैं शेडिंग को साथ कर रहा हूँ। मैं शेडिंग के इम्प्रेशन को समझ रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, लाइनों से ज़्यादा मैं अहमियत दे रहा हूँ शेडिंग को, ठीक है? शेडिंग को, हल्का-सा इम्प्रेशन को। जैसे मेरी शेडिंग इम्प्रेशन है, वो चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। बारीकियों में नहीं जा रहा हूँ, हल्का-सा उसका इम्प्रेशन छोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक स्केचिंग का पार्ट है। जब आप ड्राइंग समझ लेते हैं, शेडिंग समझ लेते हैं, फिर आप थोड़ा-सा फ्रीडम महसूस करते हैं। तो फ्रीडम से आपकी स्केचिंग जो है इम्प्रेशनिस्ट हो जाती है। इम्प्रेशंस आने लग जाते हैं। आपकी कितनी स्केचिंग फ्रीडम से की गई है, आपको कम टाइम लगता है चीज़ें बनाने में। तो ये बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखनी होगी। अगर आप इस लेवल पे हैं तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके से काम करके। आपको कितना मज़ा आएगा काम करके, राइट? तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। Thank you so much for watching this video.